बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एसओसी 101 लेक्चर नंबर 23 टू 30 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकें। और एक बात मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन यहाँ से कर लेंगे तो आपको हैंडआउट्स खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस कि आपके एमसीक्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग सब कुछ यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको नजर भी आएगी और आपके पेपर के लिहाज से मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी स्किप नहीं किया। चलें विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल यानी समाजी, स्ट्रैटिफिकेशन यानी इस्तेहकाम। सबसे पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें कार्ल मार्क्स ने दिया था, फिर मैक्स वेबर ने इन्हीं के पॉइंट्स के ऊपर अपनी एक न्यू अप्रोच को डेवलप करना था, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल था तो इसने कार्ल मार्क्स के पॉइंट्स के अंदर ही कुछ तरमीम कर दी और उनकी वजाहत कर दी थी। वेबर के मुताबिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिंपली एक मैटर ऑफ क्लास नहीं, यानी एक तबकाती मामला ही नहीं है, बल्कि इसको डेवलप करने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट्स की जरूरत है। नंबर 1 स्टेटस और नंबर 2 पावर। स्टेटस यानी कि हैसियत। अब वेबर की थ्योरी के मुताबिक स्टेटस एक फर्क है या सोशल ग्रुप्स में इज्जत और वकार का जो कि दूसरे लोगों की जानिब से इन्हें दिया जाता है। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हम किसी के स्टेटस का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? उसकी लाइफस्टाइल से। आप कुछ सैम्बल्स और निशानात और अलामतें देख लेते हैं स्टेटस की। नंबर 1 पे आ जाएगा हाउसिंग, ड्रेस और मैनर ऑफ स्पीच। देखें, अगर हमने किसी के भी स्टेटस का अंदाजा लगाना है तो हम 3 ही चीजें देखते हैं, उसकी रिहाइश, उसका लिबास, उसके बोलने चालने का तरीका, जो कि दूसरे लोगों की नजरों में उसका स्टेटस काफी अप कर देती है। सेकेंड पॉइंट उसने हमें दिया था पावर। पावर थर्ड एलिमेंट है सोशल क्लास का। ये एक एबिलिटी है दूसरों पे कंट्रोल हासिल करने की, जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ भी हो जाता है। इस पॉइंट पे वेबर ने मार्क्स के साथ एग्री किया था कि जायदाद मेजर सोर्स है पावर का, ताकत का। इसके साथ साथ इसने हमें यह भी बताया था कि सिर्फ एक वाहिद जरिया ताकत का जायदाद ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन वाइबेरियन रिस्पेक्टिव सोसाइटी। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से एक ऑब्जेक्टिव लाजमी आता है, तो इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। क्या होता है वर्किंग क्लास? ऊपर से बताता है कि इसके नीचे चूजेस में से वर्किंग क्लास के बारे में बताएं, तो मिडिल क्लास के 2 एमसीक्यूज दे देता है और एक बीच में से वर्किंग क्लास का देता है और एक नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय लाइफ चांस। इसमें जस्ट फर्स्ट लाइन करना है, ये इसकी डेफिनेशन है। वेबर को इस बात पर यकीन था कि अगर किसी भी पर्सन को लाइफ चांस यानी जिंदगी के इम्कानात मिल जाएं तो वो उसकी मार्केट पोजीशन पे बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करेंगे। मतलब कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसमें उसका क्या फायदा होगा? उसकी इनकम अच्छी हो जाएगी, पर्क्स यानी मराआत, पेंशन्स यानी जो बुढ़ापे के कुछ मिलती हैं और बहुत सी फैसिलिटीज मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कन्फ्लिक्ट अप्रोच बाय मार्क्स एंड वेबर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं दोनों के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। वेबर ने कहा था कि ज़राए से ताल्लुक और पैदावार तमाम अहम है। मार्क्स ने अपने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि मुलाजमत करने वालों की मार्केट पोजीशन पे ज्यादा तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। वेबर ने कहा था पोलैरिटी यानी कतबियत बढ़ती है क्लासेस और रेवोल्यूशंस के दरमियान। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वाइट कॉलर क्राइम की तरक्की जो कैपिटलिज्म यानी कि सरमायादारी के खिलाफ खात्मे को कम करेगी। वेबर ने अपने थर्ड पॉइंट में कहा था कि जिंदगी के तमाम हकीकतों को कबूल करना चाहिए। मार्क्स ने कहा था अलग अलग सियासी स्टेटस के अवामिल को एक अमल में लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई द सोसाइटीज आर स्ट्रैटिफाइड। के सोसाइटीज के इस्तेहकाम की क्यों जरूरत है? तो देखें, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोरे ने 1945 में हमें बताया था कि अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को अपनी सोसाइटी पे अप्लाई कर देंगे तो हम अपनी डेली लाइफ के ऑपरेशंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मींस कि अगर समाजी इस्तेहकाम हमारी सोसाइटी में, माशरे में आ जाएगा तो हम अपने रोजमर्रा के कामों को बहुत आसानी से कर सकेंगे।
अब ये इसके अप्रोच के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको उनका खुलासा बता देती हूँ। कुछ पोजीशंस बुनियादी तौर पे बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ रोल्स को मखसूस लोग ही अदा कर सकते हैं। आला हुनर के इनाम में हमें आला इनाम मिलता है, ये रिजल्ट में हमें आला इनाम मिलता है, हायर स्टेटस मिलता है। स्ट्रैटिफिकेशन इस बात को मौजू बनाती है, इस बात को मतलब पूरा करती है, इंश्योर करती है कि बहुत ज़्यादा मौजू लोग सिलेक्ट किए जाएं हाई रिवार्ड जॉब्स के लिए, जिसे हम मेरिटोक्रेसी भी कहते हैं। फंक्शन सिस्टम इज फंक्शनल, सिस्टम फ़आल है यानी बहाल है। टू अलर्ट इट इज़ मिसगाइडेड, तो इसमें रद्दो-बदल गुमराही है। क्रिटिसिज्म यानी तनकीद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना स्किप करना। कुछ ओहदों को दूसरों से ज्यादा अहम क्यों समझा जाता है? Who decide what is important? कौन फैसला करता है कि क्या अहम है? Does meritocracy work? क्या मेट्रोक्रेसी काम करती है? Does everybody get the same opportunity? क्या सबको यकसा मौके मिलते हैं? और इन जो 3 पॉइंट्स हैं इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कल्चर। कल्चर यानी सकाफत, लैंग्वेज ज़बान, बिलीफ अकायद, वैल्यूज इकदार, नॉर्म असूल्स, बिहेवियर यानी तर्ज अमल या रवैया, ये सबके पास मौजूद होते हैं और ये नस्ल दर नस्ल एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं। मीन्स के देखें, अगर हम पंजाबी हों, बलोची हों, सराइकी हों, सिंधी हों, हम अपने बच्चों में अपने कल्चर को ही कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। डेफर्ड यानी मोकर, ग्रेटिफिकेशन यानी तस्कीन। इसमें हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, इसकी एग्जांपल कर लें या इसकी डेफिनेशन कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट ले लें। इमरजेंसी के बाद की हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए नाकाबिले काफी वसाइल होना। नंबर 2 पॉइंट में कह रहा है कि अपने फ्यूचर को बहुत रोशन देखना और अपने फ्यूचर के फायदे के लिए अपने प्रेजेंट में जो आपके पास वसाइल मौजूद हैं उनको तर्क कर देना, उनको खातिर में ना लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ पॉवर्टी, के गुर्बत के सकाफत के बारे में वजाहत करें। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ऑस्कर लेविस ने 60s के मिड में दिया था। इसने बताया था कि जो वैल्यूज हैं, अकदार, मतलब कि किसी भी गरीब बंदे के अकदार और तर्ज अमल इन्हें दूसरे लोगों से बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ बनाते हैं और ये अवामिल गरीब लोगों को गुर्बत से ज्यादा करीब करते हैं। दूसरी उसने हमें एक बात बताई थी कि पेरेंट्स नस्ल दर नस्ल गुर्बत को बरकरार रखते हैं और उनके चिल्ड्रंस में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। क्रिटिसिस्ट यानी नाकिदीन, कल्चर के गुर्बत के कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के सकाफत के नाकिदीन का कहना है एक्सपेक्टिंग टू फेल यानी नाकाम होने की तवक्का की दलील शिकार पे इल्जाम लगाने के मुतरादिफ है। सोशल मोबिलिटी, देखिए एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में मूव करने के अमल को सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इसमें ओपननेस, ओपन सोसाइटी एंड क्लोज सोसाइटी का जस्ट व्यू ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हाउ कैन मोबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड, तो इसमें हमारे पास ये कुछ आ जाते हैं पॉइंट्स, इनको मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। वर्टिकल मोबिलिटी में क्या आता है कि किसी भी फर्द या ग्रुप के ऊपर या नीचे की पोजीशन मूवमेंट को सोशो इकोनॉमिक स्केल यानी कि समाजी इक्तिसादी स्केल पे किसी भी फर्द या ग्रुप के ऊपर और नीचे की मूवमेंट को हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी यानी अमूदी नकलो हरकत, तो किसी भी फर्द या ग्रुप की सेम मूवमेंट रहना समाजी इक्तिसादी पोजीशंस पे, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी आ जाएगी। नंबर 3 पे लेटरल मोबिलिटी यानी पस मंजर की नकलो हरकत। ये मोहल्लों, कस्बों या इलाकों के दरमियान एक जोग्राफियाई हरकत है। लेटरल मोबिलिटी को अक्सर हॉरिजॉन्टल या क्या नाम है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी के साथ मिलाया जाता है। नीचे जो क्वेश्चन है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी और इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी इसको प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, इंटर यानी बैन, जनरेशनल यानी नस्ली, मोबिलिटी नकलो हरकत। ये एक खानदान के एक के बाद दूसरे
नस्लों के मेम्ब्रान की तरफ से ऊपर और नीचे की नकलो हरकत पर मुश्तमिल होती है। इसमें हम मिसाल ले लेते हैं कि जैसे आपके वालिदैन के मुकाबले में आपकी सोशल क्लास में क्या मुकाम है वो, इसमें ज़्यादातर कंपैरिजन होता है आमतौर पे बेटे का और बाप का, कि उनका अपनी सोशल क्लास में क्या स्टेटस है, क्या हैसियत है। मोबिलिटी इज फंक्शनल यानी नकलो हरकत फ़ाल है। मोबिलिटी डिटर्मिनेंट्स तो 3 फैक्टर्स हैं इसमें हमारे पास। नंबर 1 पे आ जाएगा स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स। नंबर 3 पे आ जाएगा डिफरेंशियल फर्टिलिटी बाय सोशल क्लासेस। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके नाम याद करना। कॉस्ट, कॉस्ट यानी लागत। अगर सिंपल अल्फाज में बताएं तो अगर हमने कोई भी काम शुरू करना है उसके लिए हमें पैसों की जरूरत लाजमी पड़ती है, जिसे हम कॉस्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ज़बान में देखें कि सोशल मोबिलिटी माशरे को अपनी पेशा वराना खाली जगहों को सबसे ज़्यादा काबिल लोगों से पुर करने की इजाज़त देती है और हर फर्द को अपना मकसद हासिल करने का एक मौका फराहम करती है, और इस पे कुछ अखराजात जो आते हैं उनको हम कॉस्ट कहते हैं। ये फर्स्ट 2 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन थी, जस्ट ये कीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। नंबर 1 पे आ जाएगी फैमिली, फैमिली यानी खानदान, हाउस होल्ड। काइंडशिप यानी रिश्तेदारी, ये एक सोशल बाउंड है यानी समाजी बंधन है जो खून, शादी या गोद लेने पर मबनी होता है, जो अफराद को खानदान में शामिल करता रहता है वक्त के साथ साथ। न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में देखें एक क्या होता है कि एक मैरिड कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी रहना शुरू हो जाए उनके घर में या उनके हमसाए में, उनके साथ वाले घर में, जैसे कि उनके दादा दादी, भाई और भाइयों की बीवियां, गैर शादीशुदा बहनें, खाला, चाचू, कजन्स और क्या नाम है भतीजे, तो वो आ जाएगा एक्सटेंडेड फैमिली में, जिसको हम कंसेंजुअल फैमिली भी कहते हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी वाकफियत की क्लास। आमतौर पे बंदा यहाँ पे बड़ा होता है और पैदा भी होता है इसी फैमिली के अंदर, और ये बच्चे की सोशलाइजेशन यानी समाजी कारी करते हैं और उसे माशरे के मुतालिक वाकफियत देते हैं। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, इसे इंसान खुद बनाता है, क्या नाम है, इसे इंसान खुद बनाता है कि शादी करता है और फिर रीमैरिज कर लेता है, फिर शादी करता है और उसके बाद बच्चे होते हैं। इस तरह ये फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द मैरिज पैटर्न्स यानी शादी के नमूने। तो देखिए बेसिकली शादी क्या चीज़ है कि कानूनी तौर पे 2 लोगों का आपस में रिलेशनशिप, मंजूर शुदा रिलेशनशिप, जिसे हम मैरिज कहते हैं, और वक्त के साथ साथ फिर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज होती रहती हैं और फिर बच्चे वगैरह। एंडोगेमी, ये एक प्रैक्टिस है कि मतलब अपनी सोशल क्लास में से अपना कोई लाइफ पार्टनर चूज कर लेना, और ये शादी के इम्कानात को एक ही उम्र, नस्ल, मजहब या समाजी तबके के दूसरों तक महदूद कर देते हैं। एक्सोगेमी, ये एक प्रैक्टिस है जो समाजी जुमरों के दरमियान शादी को लाजमी करार देता है। ये एक किस्म की बेहयाई को ख़त्म कर देता है जिसे हम तहरीरी तौर पे कानून में तब्दील कर सकते हैं। मोनोगेमी, ये भी शादी की एक किस्म है, एक शक्ल है जिसमें 2 पार्टनर्स होते हैं यानी मियाँ और बीवी, और ये एक यूनियन में शराकतदार होते हैं। ये एक वक्त में तलाक भी ले सकते हैं और फिर अपनी नई यूनियन में दाखिल भी हो सकते हैं और नई यूनियन बना भी सकते हैं, जिसे हम सीरियल मोनोगेमी यानी सिलसिलावार यकजोजगी भी कहते हैं। पॉलीगेमी यानी तदाद अज़दवाज, ये भी शादी की एक किस्म है जिसमें 3 या ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाता है। ये बहुत सी यूनियनों के मुख्तलिफ शक्लें ले सकता है। अब ये बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशन आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं तो मिक्स हो जाती हैं। पॉलीगेमी के आगे से 3 स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, पॉलीगेने, पॉलीएंड्री, मैरिज ग्रुप्स। राइट द रेजिडेंशियल पैटर्न्स, तो इसमें जस्ट इनके नाम देख लीजिएगा, पैट्री लोकल, मैट्री लोकल और न्यू लोकल। तो अगर ये आगे से पढ़ लें तो आप इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो आप इसे मतलब टिक कर लेंगे। सेम एज इट इज पैटर्न्स ऑफ डायसेंट्स, ये भी पैट्रीलिटरल, मैट्रीलिटरल और बाइलिटरल। पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी, इनके भी नाम देख लीजिएगा, अगर आगे से डेफिनेशन पढ़ लें थोड़ी थोड़ी तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा।
फंक्शंस ऑफ फैमिली, तो इसमें 7 फंक्शंस हैं। मैं इनको आगे चल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उनके नाम आप पढ़ लें। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, social placement, care of sick and elderly, protective function and economic production। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं कहूँ ना बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है। देखिए, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। सेक्स, जेंडर, मैन, वुमेन, मैस्कुलिनिटीज, फेमिनिटीज, तो लाजमी इनको करें। हाउ इज द जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म्ड, सिंफी शनाख्त कैसे बनती है। सोशोलॉजिस्ट यानी माहिर समाजियात एक टर्म यूज करते हैं सेक्स यानी कि जिन्स की, इन जिस्मानी और जिस्मानी फर्कों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मर्दों और औरतों के जिस्म की वजाहत करती हैं। देन आ जाएगा जेंडर। जेंडर यानी सिंफ, जो कि इसके टोटली उल्टा है यानी बरअक्स है, जो ये सिर्फ औरतों और मर्दों के दरमियान साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती, सोशल यानी समाजी और कल्चरल डिफरेंसेस यानी सकाफती फर्क से मुतल्लिक है। ये कुछ नुक्ता नजर है इनके, जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस यानी हयातियाती बुनियाद, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजिकारी की अहमियत एंड लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स और सिंफी किरदारों को सीखना। नंबर 3 में कह रहा है कि जेंडर और सेक्स की कोई भी बायोलॉजिकल बेस यानी हयातियाती बुनियाद नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर समाजी तौर पर तामीर शुदा है। जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर यानी सिंफ, सोशलाइजेशन यानी समाजीकारी। सोशलाइजेशन के जरिए बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सोशल नॉर्म्स यानी समाजी असूलों को और तवक्कात यानी एक्सपेक्टेशंस को समझने लगते हैं और अंदरूनी तौर पे बनाने लगते हैं, जो कि इनकी जिन्स यानी सेक्स से मुताबिकत रखती हैं, इसलिए इनके रवैयों में फर्क होता है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड सेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मैं जो इसमें लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट, हयातियाती डिटर्मिनिस्ट तायीन करने वाले, हयातियाती तायीन करने वाले मुख्तलिफ माहौल में मर्दाना रवैयों में मुमासलत को नुमाया करते हैं। वो इसके साथ साथ इसका सबूत भी देते हैं, दलील भी देते हैं कि मर्दाना खसाइस की जड़ें क्रोमोसोमल डिफरेंसेस, ये देखें, हार्मोनल डिफरेंसेस और दूसरे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मौजूद होती हैं जो मर्दों को औरतों से मुमताज करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट यानी समाजी कंस्ट्रक्शनिस्ट, तामीराती माहिरीन इसकी बजाय एक कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि सिंफी इख्तलाफात समाजी तौर पे यानी सकाफती अमल से अक्स होते हैं, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस बुनियादी तौर पे सोशल और कल्चरल प्रोसेस से अक्स होते हैं, और ये प्रोसेस जेंडर के बारे में नजरियात और तर्ज अमल के निज़ाम को बनाते हैं जो वक्त और जगह के लिहाज से मुख्तलिफ होते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज। मैस्कुलिनिटीज देखें, जिस तरह मैस्कुलिनिटीज मेल, फेमिनिटीज यानी फीमेल के बारे में। अब मैस्कुलिनिटीज में क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। मैस्कुलिनिटीज यानी मर्दानगी, मर्दानगी से मुराद सोशली यानी समाजी तौर पे अजम्पशंस यानी मफरूजे, तवक्कात यानी एक्सपेक्टेशंस, वेज ऑफ बिहेविंग यानी बर्ताव के तरीके के मुख्तलिफ मजमूए हैं जो मर्दाना रवैयों की शक्लों के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं। अब मैं इसको नीचे वाले के साथ यानी फेमिनिस्टीज के साथ रिलेट करके बताऊंगी आपको। फेमिनिस्टीज यानी हकूक़े नस्वा, जो औरतों के मतलब बारे में, अजम्पशंस यानी मफरूजे, एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कात, वेज ऑफ बिहेविंग यानी बर्ताव के तरीके समाजी तौर पे बनाए गए हैं जो खवातीन के रवैये के स्टैंडर्ड्स के तौर पे काम करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लाइन छोड़ी थी, ये देखिए जो वर्ड है मर्दानगी, अगर हम इसके तरफ देखें तो हम कल्चर, अपने कल्चर में से कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ये जो लफ्ज़ है मैन लाइननेस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, यानी मर्दानापन,
इसकी जरिए हमें मतलब बचपन से ही हम बच्चे के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स डाल देता है हमारा माशरा कि वो बच्चा है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये आती है कि जब भी किसी बच्चे को चोट लगती है तो उनसे कहा जाता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मर्द हो और मर्द तो रोते नहीं है। अब ये जो लास्ट लाइन है, hence the masculinities and feministities are the subject to change across the cultures over time। इसलिए मर्दानगी एंड फेमिनिस्टीज यानी इंसानियत कल्चर में और वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। यहाँ पे आपके 30 तक यानी 23 से लेके 30 तक के लेक्चर्स कवर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे आपको जरा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।